जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 23वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने यानी कि ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 22वें क्लास में मूल कंसेप्ट को ख़त्म करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बेसिक जानकारी को समझेंगे, साथ ही उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं उसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक होता है। तो पहला टॉपिक होता है आपका अपवर्तनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और दूसरा होता है आपका लेंस सूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेंस फार्मूला कहते हैं, और तीसरा होता है आपका लेंस की क्षमता, जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस कहते हैं, और चौथा होता है लेंस का आवर्धन, जिसको मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बोला जाता है। और जनरली प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो आपका इसी चारों टॉपिक से संबंधित होता है। पहले हम लोग इन चारों टॉपिक से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर इन चारों टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप ये बता दो कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मेरे मित्र, बिल्कुल ही सरल है। आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो क्या होती है, मुड़ जाती है। और प्रकाश की किरणों का मुड़ने की जो घटना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या आप सभी ये भी कह सकते हैं बिल्कुल ही सरल शब्दों में कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरणों का मुड़ने की जो घटना होती है वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि ये अपवर्तनांक क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RI से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है, तो सर अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। और आपके एग्जाम में जो अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो आधार पर पूछे जाते हैं। पहला आपका सापेक्ष अपवर्तनांक से संबंधित होता है और दूसरा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक से संबंधित होता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके एग्जाम में जो अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो दो आधार पे होता है। पहला होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और दूसरा होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, सापेक्ष लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग किसी दो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तब वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि सर हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये आपका A कोई माध्यम है और आपका B कोई माध्यम है। अब A और B इस दोनों माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या कहलाएगा, तो सर सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आप A माध्यम को 1 से रिप्रेजेंट कर दें और B माध्यम को आप 2 से रिप्रेजेंट कर दें तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। और आप चाहें तो इसको एज अ फार्मूला के बेस पे भी लिख सकते हैं। क्या आप सभी को मालूम होगा कि आपतन कोण की ज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण की ज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहेंगे गुरुजी साइन I से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपवर्तन कोण की ज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्तन कोण की ज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग साइन R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन
अपवर्तनांक कहलाएगा। और एज अ फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो कि सर सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू μ1 और 2। क्या हो जाएगा सर, साइन आई बटा साइन आर μ1 2। ये क्या है आपका, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, तो सर आपतन कोण की ज्या दिया हुआ रहेगा और साथ ही अपवर्तन कोण की ज्या दिया हुआ रहेगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी एक माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन आई बटा साइन आर होगा। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे निरपेक्ष लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक की बात निर्वात की तुलना में करते हैं, ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी माध्यम में अपवर्तनांक की बात निर्वात की तुलना में करते हैं, वैक्यूम की तुलना में करते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, तो सर निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बिल्कुल ही सरल होता है। आप सबों ने कई बार इस चीज़ को याद करा होगा। क्या आप सभी को मालूम है कि सर निरपेक्ष अपवर्तनांक की जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कहलाता है सर, तो सर निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर CV से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CV से रिप्रेजेंट करते हैं। और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुरुजी CM से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CM से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि सर अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर तब तो म्यू इक्वल टू हम लोग CV बटा CM लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, आप सभी कई बार इस चीज़ को याद करते रहते हैं कि अपवर्तनांक इक्वल टू CV बटा CM होता है। तो आज से आपको रटना नहीं है, सीधे समझना है। ये जो CV है ये क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है। और ये जो आपका CM है ये क्या है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल है। अपवर्तनांक से संबंधित सिर्फ और सिर्फ आपको यही दो फॉर्मूला याद रखना है। ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये कफ का घर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, इस फॉर्मूला को हम याद रख लेंगे, लेकिन ये बताओ कभी कभी हमारे एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप अपने ग्रुप डी एग्जाम के लिए वायु, हीरा और पानी इन तीनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक कंठाग्र करके रखेंगे, ताकि जब भी आपको सीधे सीधे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग हीरा के निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है सर, 2.42 होता है। साथ ही वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, आप सभी याद रखेंगे 1.003। और अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 1.33। मेरे मित्र, ये तीनों ही चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप खास करके हीरा, वायु और पानी इस तीनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ एक और खास बात ध्यान में रखेंगे कि किसी भी माध्यम का जो पूर्ण अपवर्तक सूचकांक होता है वो कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है। आप चाहें तो इस चीज़ को नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक कितना होता है, 1 से अधिक होता है। तो अपवर्तनांक के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात याद रखना है कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। साथ ही हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का कितना होता है और पानी का कितना होता है। साथ ही आप नोट करके ये भी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक 1 से अधिक होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए अपवर्तनांक से संबंधित इतना ही कंसेप्ट आपके लिए काफी है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंस सूत्र की, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंस सूत्र की, यानी कि लेंस फार्मूला की। नो डाउट आप सबों को ये भी मालूम होगा कि लेंस फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर जब हम लोग दर्पण सूत्र की बात करते हैं तो क्या कहते हैं,
तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। बस यहाँ पे लेंस सूत्र में क्या करना है, ये जो आपका प्लस है इसको माइनस कर देना है, लेंस सूत्र आपका हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि सर लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा ये f क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे f जो है वो लेंस की फोकल लंबाई है, जबकि v क्या है तो सर ये प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है सर वस्तु दूरी है। ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह हम लोगों ने दर्पण सूत्र में चिन्ह परिपाटी को देखा था, ठीक उसी तरह से लेंस में भी क्या होता है सर, चिन्ह परिपाटी अप्लाई होता है। और चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन से संबंधित कुछ बेसिक बातें आप सबों को ध्यान में रखना होगा। और वो बेसिक बातें क्या है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। मैंने यहाँ पे स्पेशल हिंट करके लिख दिया है चिन्ह परिपाटी से संबंधित, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। पहला 2 पॉइंट बड़ा ही बेसिक सा चीज़ है और मेरे ख्याल से आप सबों को मालूम होगा। ध्यान में रखिएगा, लेंस से संबंधित जब हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो सीधे सीधे क्या कहते हैं कि सर लेंस में जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये क्या है सर, उत्तल लेंस है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर यही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे कि सर इधर आपका क्या होगा, f1 होगा, और इधर क्या होगा आपका f2 होगा, साथ ही इधर क्या होगा आपका, तो गुरुजी 2f1 होगा, और इधर क्या होगा 2f2 होगा। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया कि लेंस में जितनी भी दूरी मापेंगे हम लोग वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। तो अगर आपको ये बताया जाए कि लेंस का मुख्य फोकस क्या होगा, तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी लेंस का मुख्य फोकस तो f2 होता है। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, f2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई वस्तु इधर रखा हुआ है तो सर यहाँ से प्रकाश की किरणें एक ऐसे लेंस के इस ऑप्टिकल सेंटर के मीडियम पे गिरेगा, और जैसे ये गिरेगा तो सर अपवर्तन होने के बाद ये क्या होगा सर, इस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो सर आपतित किरणों की दिशा में जितनी भी दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि आपतित किरणों की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे अगर प्रकाश की किरणें इधर जा रही है तो आप क्या कहेंगे सर ये आपतित प्रकाश की दिशा है, तो जितनी भी दूरी इस डायरेक्शन में मापी जाएगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि अगर हम विपरीत डायरेक्शन में मापें यानी कि प्रकाशिक केंद्र से अगर हम इधर मापें तो आप क्या कहेंगे कि सर ये निगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। और इसीलिए आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस में आपका जो फोकस होता है वो क्या होता है सर, f2 होता है, इसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, और ये आपतित प्रकाश की दिशा में होती है। और इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अवतल लेंस की फोकल लंबाई होती है वो क्या होती है, तो गुरुजी ऋणात्मक होती है। ये दोनों ही बड़ा ही कॉमन बात है, और आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे, और आप सबों ने दर्पण में भी पढ़ा था और वही चीज़ आपका लेंस में भी अप्लाई होगा कि सर वस्तु दूरी जो है वो क्या होगा, तो सर वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। चाहे आप लेंस की बात करो या फिर दर्पण की बात करो, दोनों ही कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि सर वस्तु दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे हम समझ जाएंगे कि वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। भाई मेरे क्या कह रहे हो आप कि सर लेंस में वस्तु जब भी रखी जाएगी तो लेंस के बाएं भाग में रखी जाएगी। ये आपका क्या है सर, लेंस का बायां भाग है, और ये वाला क्या पार्ट है सर, तो दायां भाग है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब आप वस्तु को बाएं भाग में रखेंगे और आप दूरी कहाँ से मापेंगे, तो सर प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। तो भाई मेरे अगर ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और इस प्रकाशीय केंद्र से आप इस दूरी को माप रहे हैं, तो ये जो आप दूरी माप रहे हैं वो आपतित प्रकाश की किरणों के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। कोई भी दूरी जो आपतित प्रकाश की किरणों के विपरीत दिशा में मापी जाती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो चूंकि यहाँ पे वस्तु आपका बाएं साइड में रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर लेंस हो या दर्पण हो, दोनों ही सिचुएशन में हम लोग वस्तु दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी की बात करते हैं, किसमें सर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी की बात करते हैं, तो नो डाउट आप सबों को मालूम है कि उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब भी बनाया जाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाया जाता है। और आप सबों को यह भी मालूम है कि उत्तल लेंस के द्वारा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण के दाएं तरफ बनेगा।
उत्तल लेंस के द्वारा जब भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा सर, वो लेंस के दाएं तरफ बनेगा, और साथ ही जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सर जिधर वस्तु रखा हुआ रहेगा उधर ही रहेगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि सर लेंस में जब भी हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, तो सर लेंस के बाएं भाग में रखते हैं, यानी कि वस्तु आपका इस तरफ रखा हुआ रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जब आपका प्रतिबिंब क्या हो, बाएं साइड बने, जब आपका प्रतिबिंब कहाँ बने सर, बाएं साइड बने, तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रतिबिंब दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी। हमेशा ध्यान में रखना है कि लेंस में जब प्रतिबिंब लेंस के बाएं भाग में बनेगा तो आपका जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब लेंस में प्रतिबिंब आपका दाएं साइड बने, किस साइड बने सर, दाएं साइड बने, तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रतिबिंब दूरी धनात्मक लेंगे। और ये कंडीशन आपका सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस के लिए लागू होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों टाइप के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो वस्तु के साइड ही बनेगा, यानी कि लेंस के बाईं ओर ही बनेगा, और जब लेंस के बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा तब हम लोग क्या लेंगे सर, तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक लेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि जब आपका प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनेगा तब हम लोग प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब दूरी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनाया जाता है, काल्पनिक ही बनाया जाता है, और प्रतिबिंब उधर ही बनता है जिधर वस्तु को रखा जाता है। भाई मेरे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, आप वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो सर वस्तु को लेंस के बाएं भाग में रखेंगे। आप कह रहे हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। तो जब आपका प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे, तो सर ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे सर, ऋणात्मक लेंगे। तो आप हमेशा लेंस से संबंधित जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चिन्ह परिपाटी के इस पांचों पॉइंट को अपने माइंड में रखेंगे। क्या कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकल लंबाई ऋणात्मक होती है, वस्तु दूरी ऋणात्मक लिया जाएगा चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। साथ ही उत्तल लेंस में अगर हम प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे, प्रतिबिंब अगर हमारा बाएं साइड में बन रहा होगा तो हमारा क्या होगा सर, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब अगर हमारा दाएं साइड बन रहा होगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, गुरुजी धनात्मक होगा। साथ ही अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा सर, बाईं ओर बनेगा, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी हम लोग क्या लेंगे, तो सर हमेशा ऋणात्मक लेंगे। किसमें, अवतल लेंस में। आप कहेंगे कि चलो सर लेंस सूत्र भी हमारा क्लियर हो गया, अब ये बताओ कि लेंस की क्षमता क्या होता है। आइए इसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता की। ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस बोला जाता है, और इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल ही सरल है, और नो डाउट आप सबों ने कई बार इस चीज़ को याद करा होगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस के फोकल लंबाई का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जब लेंस की क्षमता लेंस के फोकल लंबाई का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि P = 1/f। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर। ध्यान में रखिएगा कि लेंस की क्षमता को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो सर 1/f हो जाता है। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये P = 1/f क्या है, तो जब आपको फोकस लंबाई किस में दिया हुआ सर, जब फोकस लंबाई मीटर में हो, जब फोकस लंबाई किस में हो सर, मीटर में हो, तब आप क्या कहेंगे, P = 1/f। और ध्यान में रखिएगा कि जब आपके क्वेश्चन में लेंस की फोकल लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, जब आपके क्वेश्चन में लेंस की फोकल लंबाई किस में दिया हुआ हो, सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी P = हो जाएगा 100/f, और यहाँ पे आप सेंटीमीटर, ये क्या बता रहा है कि सर फोकस लंबाई जो है वो क्या है सर, सेंटीमीटर में है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ ध्यान में रखना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप सबों ने कई बार इस चीज़ को याद करा होगा, बस मैंने आपके सहूलियत के लिए बता दिया है कि अगर आपके क्वेश्चन में लेंस की फोकल लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो आप P = क्या लिखेंगे, तो सर 100/f लिखेंगे। साथ ही अगर मीटर में दिया हुआ रहे तो आप P = क्या लिखेंगे, 1/f लिखेंगे। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि गुरुजी P = 1/f जब यहाँ पे लिखा हुआ है और हम लोग लेंस की फोकल लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर P = 1/m हो जाएगा। ये m क्या है सर, तो सर ये लेंथ की यूनिट है, यानी कि मीटर का सिंबल क्या होता है, तो सर m होता है। भाई मेरे आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी हम P = क्या लिख सकते हैं, मीटर इन्वर्स लिख सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि लेंस की क्षमता का असली यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो सर मीटर इन्वर्स ही होता है।
क्या होता है सर, मीटर इन्वर्स ही होता है। और आप सभी जो लेंस की क्षमता का यूनिट डायोप्टर पढ़ते हैं वो क्या है सर, वो प्रचलित मात्रक है, पॉपुलर यूनिट है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट नहीं है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है सर, मीटर इनवर्स होता है। जबकि प्रचलित यूनिट क्या है, यानी कि पॉपुलर यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर लेंस की क्षमता का पॉपुलर यूनिट डायोप्टर है। क्या है सर, डायोप्टर है। और ध्यान में रखिएगा कि डायोप्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि चलो सर इसको तो हम समझ रहे हैं, जरा सा ये बताओ कि जब दो या दो से अधिक क्षमता वाले लेंस को एक दूसरे से सटा करके जोड़ा जाएगा तब जो संयुक्त लेंस की क्षमता होगी वो कितना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आपका दो या दो से अधिक क्षमता वाले लेंस, मान लीजिए कि आपका P1 क्षमता, P2 क्षमता, P3 क्षमता और P4 क्षमता वाले लेंस एक दूसरे के साथ सटा करके रखे हुए हैं, तब जो आपका संयुक्त लेंस का क्षमता होगा, तब जो आपका संयुक्त लेंस का क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा। तो सर संयुक्त लेंस का क्षमता जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 होगा। आप ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे, क्या कि जब दो या दो से अधिक क्षमता वाले लेंस को एक दूसरे के साथ सटा करके रखा जाएगा तब जो हमारा इन सभी लेंसों के जुड़ने से जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी। तो सर सारे लेंस की क्षमता को आपस में जोड़ देंगे, हमको संयुक्त लेंस की क्षमता का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी संयुक्त लेंस की क्षमता इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाएगा। लेंस की क्षमता से संबंधित सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बात याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन इससे आसानी से बन जाएंगे। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये लेंस का आवर्धन क्या होता है। मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस कहते हैं। और जिस तरह आपने दर्पण में देखा था कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर m इक्वल टू माइनस v/u होता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और जब हम लोग लेंस के आवर्धन की बात करते हैं तो यहाँ भी लेंस के आवर्धन को हम लोग m से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी m इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस v/u लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, प्लस v/u लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये v क्या है, आप कहेंगे सर ये प्रतिबिंब दूरी है। ये लीजिए, लिख ही लीजिए, यहाँ पे v क्या है आपका, प्रतिबिंब दूरी है। और साथ ही साथ u क्या है आपका, आप कहेंगे गुरुजी ये वस्तु दूरी है। क्या है, वस्तु दूरी है। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आवर्धन का मान यानी कि मैग्निफिकेशन का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, अगर आवर्धन का मान क्या हो सर, ऋणात्मक हो, तो आप सभी क्या समझेंगे, आप सभी समझेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है सर, वास्तविक है। और साथ ही साथ कैसा बन रहा है, तो गुरुजी उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो सर, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू धनात्मक हो, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो, धनात्मक हो, आप सभी क्या समझेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और क्या होगा सर, सीधा होगा। तो आप ये दोनों चीज़ भी ध्यान में रखिएगा और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो m इक्वल टू प्लस v/u होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में वो आपका लेंस से संबंधित ही हो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सर वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है, तब आपके लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सरल है, हम लोगों ने पीछे के सेशन में देखा था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग HI से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग HO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान में रखेंगे कि जब आपके क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ हो और वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ हो, दोनों का अनुपात निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO होता है। HI क्या है, तो आप कहेंगे सर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या है सर, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और जो आपका HO है ये क्या है, तो सर ये वस्तु की ऊंचाई है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपके क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ रहे और आवर्धन निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब आपके क्वेश्चन में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ रहे तब आप आवर्धन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे मित्र प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित अगर आपको इतना सा फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रहता है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आप 100% दे सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल
क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने डैश की दूरी पर स्थित होती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई उत्तल लेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बना रहा है, तो इस उत्तल लेंस के सामने वस्तु कितना दूरी पर स्थित होगा, यानी कि आपको वस्तु दूरी बताना है। क्वेश्चन में दिए गए डाटा के अनुसार आप सभी क्या कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ ही साथ प्रतिबिंब का नेचर कैसा है, तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और कैसा बन रहा है सर, तो समान आकार का बन रहा है। कैसा बन रहा है? समान आकार का बन रहा है। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि u इक्वल टू व्हाट, यानी कि वस्तु दूरी क्या है, वो चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो लेंस का फोकस लंबाई नहीं दिया गया है। मेरे मित्र आसानी से बना सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है तो एक कंडीशन आपका ऐसा भी होता है कि अगर आप वस्तु को उत्तल लेंस में 2f1 पर रखते हैं, वस्तु को उत्तल लेंस में 2f1 पर रखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? आप कहते हैं गुरुजी 2f2 पर बनता है। और आप सबों को ये भी मालूम है कि प्रकाशिक केंद्र से 2f1 की दूरी और प्रकाशिक केंद्र से 2f2 की दूरी दोनों ही क्या होती है? बराबर होती है। आप कहेंगे सर नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? आप कहेंगे सर ये उत्तल लेंस है। ये क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? तो सर उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इधर हो जाएगा f1 और इधर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे सर ये f2 हो जाएगा। साथ ही आप कहेंगे कि सर इधर हो जाएगा 2f1 और इधर क्या हो जाएगा? तो सर इधर हो जाएगा 2f2। क्या हो जाएगा? 2f2। आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रकाशिक केंद्र से जितना दूरी 2f1 का होगा उतना ही दूरी प्रकाशिक केंद्र से 2f2 का होगा, यानी कि लेंस में 2f1 और 2f2 दोनों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है और कैसा होता है? वास्तविक और समान आकार का होता है। आप कहते हैं कि सर उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है, वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? 2f1 पे रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? 2f2 पे बनता है। कैसे? तो देखिएगा, अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें निकलेगी तो वो क्या होगा? तो सर ये अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष से क्या होगी? गुजर जाएगी। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर एक प्रकाश की किरणें ऐसी भी होगी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी और इसका कोई अपवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई विचलन नहीं होगा, और ये जाकर के कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? तो सर इस पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या है सर? 2f2 है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर जब कोई वस्तु लेंस के 2f1 पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? 2f2 पे बनता है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? समान आकार का होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सर वास्तविक होता है। जब आपके क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है और प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक और समान आकार का है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बन रहा है? आप कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब 2f2 पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? 2f2 पर। और 2f2 पर कब बनेगा? तो सर जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाएगा। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि गुरुजी लेंस में 2f1 की दूरी और 2f2 की दूरी दोनों बराबर होती है, तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आपका प्रतिबिंब समान आकार का 2f2 पे बन रहा है इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी है सर? 30 सेंटीमीटर। तो आप ये बताओ कि सर 2f1 की दूरी कितनी होगी? आप कहेंगे गुरुजी ये भी हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर ही। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर ही। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस में 2f1 और 2f2 दोनों की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। और जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाएगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2f2 पे बनेगा। और सर कैसा होगा? तो वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है?
बताइए ना बनेगा? आप सभी कहेंगे सर आसानी से बन जाएगा। अभी जस्ट आपने बताया है कि लेंस सूत्र के लिए फार्मूला क्या होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी लेंस सूत्र के लिए फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। क्या हम इस फार्मूला को 1/v - 1/u = 1/f के रूप में लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेंस जिसकी पावर +2d है कि फोकस दूरी डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 40 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंस की जो क्षमता है वो कितना है, +2d है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस लंबाई क्या होगी। हम सबों को मालूम है P = क्या होता है, 1/f होता है। P की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और 2 = क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2f = क्या होगा, 1 हो जाएगा। और आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे f = क्या होगा, 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। और आप सबों को मालूम है कि जब इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता, शक्ति, आवेश की गणना करें। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2D, दूसरा ऑप्शन है 1D, तीसरा ऑप्शन है 3D, और चौथा ऑप्शन है 4D। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंस की फोकस लंबाई कितना, 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्षमता कितनी होगी। चूंकि फोकस लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो हम लोग P = फार्मूला लगाएंगे वो 100/f लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये 100 क्या हो जाएगा, सर फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो ये 25 हो जाएगा। 25 चौका कितना होता है, तो सर 100 होता है। तो आप बताइए कि लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 4D हो जाएगी। सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपके क्वेश्चन में कौन से लेंस की चर्चा की जा रही है? आप सभी कहेंगे कि सर उत्तल लेंस की चर्चा की जा रही है। और उत्तल लेंस का फोकस लंबाई कितना दिया हुआ है? तो सर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ ही वस्तु कितना दूरी पे रखा हुआ है? तो सर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे वस्तु दूरी क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। आप कहेंगे u = -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे लेंस सूत्र लगाएंगे। 1/f = क्या होता है? 1/v - 1/u होता है। 1/f के जगह आप क्या लिखेंगे? तो सर 10 लिखेंगे। और आपको प्रतिबिंब दूरी तो निकालना ही है, साथ ही माइनस, और यहाँ पे u के जगह आप क्या लिखेंगे? तो सर -30 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1/10 = 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा। साथ ही हम कह सकते हैं कि 1/v = हो जाएगा 1/10, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 × 30 होता है और 30 से कम 30, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2/30 हो जाएगा। 2 × 2 और 15 × 2 = 30। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/v = हो जाएगा 1/15, और v = कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही लल्लू सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है। क्या होगा इसका आंसर?
आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होता है और साथ ही साथ वायु यानी कि एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003 होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है, हम सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक यानी कि म्यू कितना है, 4/3 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जल में प्रकाश की गति कितनी होगी, जल में प्रकाश की गति कितनी होगी, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अपवर्तनांक इक्वल टू होता है CV/CM। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये CV क्या है तो निर्वात में प्रकाश की चाल है और CM क्या है तो सर माध्यम में प्रकाश की चाल है और यहाँ पे CM आपका क्या है। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे CM हमारा जल है। भाई मेरे, आपको जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको क्या निकालना है तो सर जल में प्रकाश की चाल निकालना है यानी कि CM निकालना है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा कि 4 × CM। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CM आपका जल है तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे जलीय माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर 3 × 10⁸ बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसको 9 × 10⁸ लिख सकते हैं। 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू कितना हो जाएगा 10⁸, यानी कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। आप कहेंगे सर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर 1 से अधिक होता है। तो सही आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अवतल लेंस की चर्चा की जा रही है। कौन सी लेंस की चर्चा की जा रही है, अवतल लेंस की। इसीलिए हमारे क्वेश्चन में जो अवतल लेंस की फोकस लंबाई दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो गया। साथ ही साथ प्रतिबिंब दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग v = कितना लिखेंगे तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु दूरी क्या होगा यानी कि u = व्हाट। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे आपका f कितना है तो सर -15 है, प्रतिबिंब दूरी कितना है तो सर -10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा -1/u। आपको तो u निकालना ही है। आप क्या कहेंगे कि सर हम लोग इसको 1/-15 और ये आपका 1/-10 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1/10 हो जाएगा। साथ ही साथ आपको वस्तु दूरी तो निकालना ही है। आप कहेंगे कि सर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा। आप कहिएगा कि सर 5 × 15 होता है, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 ही होगा सर। 15 दूना 30 तो ये हो जाएगा -2, 10 × 30 तो ये हो जाएगा +3, ये क्या हो जाएगा सर -1/u। आप कहेंगे कि सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 1/30 और ये हो जाएगा -1/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो u = कितना हो जाएगा सर -30 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु दूरी कितना होगा, आप सभी क्या कहेंगे कि सर वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी
आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उस कांच के अपवर्तनांक का मान निकालें। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि सर हम लोग यहाँ पे सीधे क्या कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कांच में प्रकाश की चाल 1.80 इंटू 10⁸ है। आप कहेंगे सर ये 10⁸ और ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 300/180, ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.66 के समथिंग आएगा, जिसको आप 1.67 लिख सकते हैं। तो आप बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।